राष्ट्रपति की कंप्लीट शक्तियों को हमने पढ़ लिया है। तो राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि हमने निर्वाचन को पढ़ लिया, उनकी शक्तियों को पढ़ लिया, तो इसके बारे में प्रश्न बन चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2020 में प्रश्न आया था। 2020 में इससे 2 नंबर का प्रश्न आया था। प्रश्न क्या था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार किनको है, किनको प्राप्त है। तो कुल मिला के ये प्रश्न पूछा गया था 2 नंबर का 2020 में। तो इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा 2019 में 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछा गया था? प्रश्न की संख्या 30वां प्रश्न था लास्ट का, कि भारत के राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों। तो राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का वर्णन पूछा है। सामान्यकालीन शक्तियों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न पूछा गया था 2019 में। तो राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का अध्ययन आपको करा दिया गया है, भली भांति आपको समझाया गया था कि जिस राष्ट्रपति की शक्ति सामान्यकालीन शक्तियों में कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, संविधान में संशोधन की शक्तियाँ, बहुत सारे काम आपको राजनीतिक शक्तियाँ, बहुत सारे काम आपको मैंने बताए थे 6 बिंदुओं के माध्यम से। अब हम आगे प्रधानमंत्री के बारे में चलेंगे, क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था के कारण जो भारत की वास्तविक कार्यपालिका है वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित है। तो हमारे देश में, भारत में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के 2 स्वरूप होते हैं। एक नाम मात्र की कार्यपालिका जो राष्ट्रपति में निहित है, जिसका अध्ययन हमने कर लिया है, और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका, जिसका अध्ययन अब करने जा रहे हैं। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है, जो पहले बताया था, कि भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। चूँकि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, इसलिए वह कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता, बल्कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। तो जब यह अधीनस्थ अधिकारियों की बात आती है तो अप्रत्यक्ष रूप से मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का उल्लेख इसमें आ जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से। तो फिर प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख आता है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। अनुच्छेद 74 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति उस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये स्पष्ट है। तो वास्तविक कार्यपालिका किसमें निहित है? मंत्रिपरिषद में। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जिसका उल्लेख अभी आपको बताया अनुच्छेद 75 74 के अंतर्गत भी आता है
और आप अनुच्छेद 75 में भी इसको उल्लेख कर सकते हो, जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। तो वास्तविक कार्यपालिका का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 74, जिसमें कहा गया राष्ट्रपति को कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति काम करेगा। अनुच्छेद 74 में ये भी कहा गया कि राष्ट्रपति की स्वतंत्र कार्यपालिका शक्ति नहीं होगी, वे अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता, वे प्रधानमंत्री वे मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। क्योंकि भारत में वेस्टमिनिस्टर प्रणाली है जो ब्रिटेन के शासन पर आधारित है, ब्रिटिश शासन प्रणाली पर आधारित है। वहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि वहाँ का जो सम्राट है वे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। तो भारत की जो शासन संसदीय प्रणाली है वे वेस्टमिनिस्टर प्रणाली के मॉडल ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, और इसी आधार पर समस्त कार्यपालिका शक्तियों का वास्तविक प्रयोग वही करता है। राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में कार्य करता है कौन? प्रधानमंत्री, और मंत्रिपरिषद का नेता भी होता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री, अब हम नियुक्ति की बात करेंगे लेकिन हम बात कर लेते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो आज़ादी के समय से जब अंतरिम सरकार बनी थी तभी से प्रधानमंत्री थे, और 27 मई 1964 मृत्यु तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और जो प्रतिष्ठा काफ़ी हद तक उस पद को धारण, आगे हम देखेंगे, उस पद को धारण करने वाले व्यक्ति, संसद में उस दल की स्थिति और उसकी आपको पता है व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। लेकिन हम उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, और जो भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। कौन से नंबर के? 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। आगे हम देखें प्रधानमंत्री के पद की शक्तियाँ, तो प्रतिष्ठा काफ़ी हद तक उस पद को धारण करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व, कार्यशैली और उस दल के लोकसभा में बहुमत पर निर्भर करती है, और इसी आधार पर, इन्हीं मापदंडों के आधार पर प्रधानमंत्रियों को शक्तिशाली या कमज़ोर कहा जा सकता है। इन्हीं आधार पर पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्रियों को शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों के रूप में गिना जाता है। तो वहीं HD देवगौड़ा, इंदु कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह इत्यादि प्रधानमंत्रियों को कमज़ोर प्रधानमंत्रियों के रूप में आंका जाता है। क्योंकि आपको प्रश्न पूछा जाए कि प्रधानमंत्री शक्तिशाली है अथवा थोड़ा कमज़ोर प्रधानमंत्री है, तो किस आधार पर निर्भर करता है? उसका व्यक्तित्व, उसकी कार्यशैली और लोकसभा में बहुमत, उस दल के बहुमत, जिस दल का प्रधानमंत्री है उस दल के बहुमत पर निर्भर करती है। तो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि यानी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो कार्यपालिका के सदस्य अर्थात मंत्री और प्रधानमंत्री का पहले संसद का सदस्य होना जरूरी है। यानी लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। किंतु अपवाद 6 महीने का है। यदि प्रधानमंत्री नियुक्त होने के समय या मंत्री नियुक्त होने के समय कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा का जरूर नहीं है, कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, लेकिन हम व्यक्ति प्रभावशालीता के स्थान पर कह सकते हैं, परंपरा के आधार पर कि लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। अन्यथा ऐसा नहीं है कोई लोकसभा का सदस्य जरूर, राज्यसभा का हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हो लोकसभा का सदस्य ही होना चाहिए। वैसे तो भारत की जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, तो वे राज्यसभा के सदस्य थी। HD देवगौड़ा भी राज्यसभा के सदस्य थे। इसके अलावा मनमोहन सिंह जी अपने प्रथम कार्यकाल में आपको तक 2004 से जो 2009 तक का था उसमें वे राज्यसभा के सांसद ही थे। अब मंत्रिपरिषद की रचना के बारे में बात करेंगे। तो मंत्रिपरिषद मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मंत्रिपरिषद क्या होता है। तो मैं आपको पुनः बता देता हूँ आपको कि
मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। सबसे अव्वल दर्जे के होते हैं जिनको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री ये अपने विभाग के केंद्र सरकार को विभिन्न विभागों में बांट दिया जाता है। तो प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष होता है, वह कैबिनेट मंत्री होता है और अपने विभाग की समस्त जिम्मेदारी उस मंत्री के ऊपर होती है। कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए काम करते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, अगर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है तो स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन काम नहीं करता, बल्कि उस विभाग को 2 भागों में बांट दिया जाता है। कुछ विषय होते हैं कैबिनेट मंत्री के पास और बाकी के विषय होते हैं राज्य मंत्री के पास, अगर राज्य मंत्री के पास स्वतंत्र प्रभार है तो। और इसके अलावा तीसरा मंत्री जिनको हम बोलेंगे उपमंत्री, ये राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। तो तीनों प्रकार के मंत्रियों को मिलाकर हम बोलते हैं मंत्रिपरिषद। और केवल कैबिनेट मंत्रियों को बोलते हैं मंत्रिमंडल बोलते हैं। तो संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का उपयोग किया गया है। किसका उपयोग किया गया है? मंत्रिपरिषद शब्द का उपयोग किया गया है। तो हम मंत्रिपरिषद की रचना की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो कदम आता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आता है। प्रश्न भी रखा है, मंत्रिपरिषद के निर्माण का पहला कदम कौन सा होता है? इसका आंसर प्रश्न बनेगा 1 नंबर का, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के निर्माण का पहला कदम होता है, क्योंकि अनुच्छेद 74 में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति। एक प्रश्न और बनता है, कई बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री का आपको होता है निर्वाचन होता है या प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। वे सांसद के रूप में निर्वाचित होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में उनको नियुक्त करते हैं कौन? राष्ट्रपति महोदय। अनुच्छेद 74 में प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और वे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे। तो ये मंत्रिपरिषद की रचना का पहला कदम हो गया प्रधानमंत्री की नियुक्ति। लेकिन कई बार प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वह उसमें अनुच्छेद 75 आएगा, 74 नहीं आएगा, क्योंकि 74 के अंतर्गत तो मंत्रिपरिषद और उसके मुखिया प्रधानमंत्री का पद का प्रावधान किया गया है। तो नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अंतर्गत की गई है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। इसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। किसके रूप में? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप में। कि लोकसभा आम चुनाव में जिस दल को बहुमत मिलता है उसकी सरकार बनती है और वे दल अपना नेता चुनता है और उसको राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ये संवैधानिक प्रावधान किया गया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। एक प्रश्न ये भी बनता है कि राष्ट्रपति किसके रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? पीछे प्रश्न दे रखा है, किसके रूप में करता है? तो उसका आंसर आएगा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप में करता है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए लोकसभा के आम चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, तो फिर राष्ट्रपति अपने विवेक से सबसे बड़े दल के नेता, लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। आगे दे भी रखा है, यदि किसी पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है और वह एक निश्चित समय के भीतर उसे बहुमत सिद्ध करने का आदेश भी देता है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि 1996 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, तो राष्ट्रपति महोदय ने सबसे बड़े दल के रूप में कौन उभरा? बीजेपी। और बीजेपी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जब उनकी 13 दिन की सरकार चली थी। तो ऐसा लगभग 12 मई 1996 को उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था और उनको 13 दिन के भीतर आपको पता बहुमत सिद्ध करना था। तो वो 13वें दिन अपना बहुमत सिद्ध किया तो एक मत से उनकी सरकार गिर गई थी, अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए 13 दिन की उनकी सरकार चली थी। तो ये
संवैधानिक बाध्यता के साथ साथ एक राष्ट्रपति का विवेक भी है कि वे जब किसी दल को बहुमत ना मिले संसद में या लोकसभा में, तो वे सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई। अब अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ही प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और उनके मध्य विभागों का आवंटन किया जाता है। ये सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप में मैंने आपको पहले बताया कि सारे काम प्रधानमंत्री अपने साथी मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को भेजता है, जिसे राष्ट्रपति मंजूरी देता है। उन्हें शपथ ग्रहण करने का रस्म भी अदा करवाता है। वर्तमान जो सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 78 मंत्रियों वाला विशाल मंत्रिपरिषद है। तो ये जो 78 वाले आंकड़े हैं, ये 2014 से 2019 की सरकार वाले हैं। वर्तमान सरकार के आंकड़े आप अपडेट करके देख सकते हो कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के अलावा कितने मंत्री हैं। तो हम जब आकार के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको बताएंगे। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, उनके मध्य विभागों का बंटवारा किया जाता है और उनको पद से हटाता भी राष्ट्रपति है। किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। और उनको शपथ भी प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही दिलाई जाती है। अब हम मंत्रियों के प्रकारों के बारे में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर भी दे रखा है। सबसे पहले होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री। वे किसी भी विभाग विशेष के सर्वोच्च मंत्री होते हैं और अध्यक्ष होते हैं अपने विभाग के, जो स्वतंत्र रूप से उस विभाग के प्रभारी होते हैं और अपने विभाग से संबंधित उत्तरदायित्व उन्हीं मंत्रियों का होता है। उसके बाद दूसरे होते हैं राज्य मंत्री। ये मंत्री दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं और ये कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते। कैबिनेट की बैठक में भाग कब लेंगे? जो मैंने आपको समझाया कि कैबिनेट मंत्री भाग लेंगे। इनमें से कुछ को स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है। वे किसी विभाग के मुखिया भी हो सकते हैं। अगर स्वतंत्र प्रभार है तो मैंने आपको पहले बताया कि स्वतंत्र प्रभार के मुखिया हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। लेकिन जैसे हम राजस्थान का उदाहरण लें कि राजस्थान में उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवर सिंह जी भाटी, जो कॉलेज तक की शिक्षा देखते हैं का विभाग उनके पास है, जिम्मेदारी वो देखते हैं शिक्षा विभाग में। और माध्यमिक शिक्षा उच्च यानी 12वीं तक की जो शिक्षा का जो जिम्मेदारी है वह श्री गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपी गई, क्योंकि वे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। जब स्वतंत्र प्रभार होते हैं तो वे कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। सामान्यतः इनको कैबिनेट मंत्री के साथ संबद्ध किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं उपमंत्री। ये तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। ये किसी विभाग के स्वतंत्र प्रभारी नहीं होते और मंत्रिमंडल की बैठक में भी भाग नहीं लेते। हाँ, मंत्रिपरिषद की बैठक होती है तब जरूर भाग लेते हैं। ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। तो तीनों स्तर के मंत्रियों को बोलेंगे मंत्रिपरिषद और केवल पहले दर्जे के मंत्रियों को बोलते हैं कैबिनेट या मंत्रिमंडल। तो कई बार कैबिनेट, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर भी पूछ लिया जाता है, तो उसमें कई अंतर हो सकते हैं। सबसे पहला अंतर होता है, मैंने आपको पहले बता दिया कि मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद शब्द मूल संविधान में उपयोग किया गया है, जबकि मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है। मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है, जबकि मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है। जितने भी नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं वे केवल मंत्रिमंडल लेता है, मंत्रिपरिषद नहीं। अब हाल ही में एक नई और परंपरा उभरी है संसदीय सचिवों की। तो ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है, उनको शपथ कौन दिलाता है, उनको पद से कौन हटाता है। तो ये तीनों ही स्थितियों में इसका आंसर आएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री संसदीय सचिवों की नियुक्ति करता है, उनको शपथ दिलाता है और उनको पद से भी हटा सकता है। तो संसदीय सचिवों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और उनको पद से भी प्रधानमंत्री हटाते हैं तथा इनको शपथ भी प्रधानमंत्री दिलाते हैं। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है विभागों के मंत्रियों की संसद में सहायता करना। किसमें सहायता करना? विभागों के मंत्रियों की संसद में सहायता करना। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है, इनका काम क्या होता है। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे
मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में बात करेंगे। तो मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक इसमें मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में प्रावधान किया गया है 91वें संविधान संशोधन, 2003 भी कह सकते हो, 2004 भी कह सकते हो, क्योंकि 2003 में ये जो विधेयक है संसद से पारित हुआ और 2004 में राष्ट्रपति के द्वारा इसको मंजूर कर लिया गया, अर्थात इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए गए, तो ये अधिनियम का रूप धारण कर लिया। तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2004 के माध्यम से, अगर अधिनियम कहोगे तो आप 2004 ही लिखना पड़ेगा आपको, के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि संघीय मंत्रियों या मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक बार प्रश्न पूछा भी गया है कि संघीय मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए। ये प्रश्न पूछा गया है 2018 में। अभी आपको बता देते ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है, शायद 18 या 19 में। हाँ, ये 2019 में पूछा गया है। 2019 में 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। ये वाला प्रश्न क्या था कि भारत में मंत्रिपरिषद के आकार के संबंध में क्या संवैधानिक प्रावधान है। तो संवैधानिक प्रावधान आप बता सकते हो कि 91वें संविधान संशोधन 2004 के माध्यम से ये प्रावधान किया गया है कि मंत्रियों की कुल संख्या या मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो 15% कैसे निकला कि जैसे आपको पता है कि 545 बटा, यानी आप 15% निकाल सकते हो, 15/100 गुणा 545। तो इसमें जो सदस्य संख्या आती है लगभग, वह लगभग कितनी आती है, 82 आती है। कितनी आती है, 82 आती है। तो ये प्रश्न 2019 में 2 नंबर का पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद के बारे में क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। अब हम आगे बात करते हैं कार्यकाल की। तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ही सभी मंत्री अर्थात मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उस समय तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, दूसरी कंडीशन। और साधारणतः मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल तक का चलता है। तो ये कार्यकाल के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे शपथ की। प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा 2 तरह की शपथ दिलाई जाती है। पहली है पद की और दूसरी है गोपनीयता की। शपथ कर्तव्यों के ईमानदारी से निर्वहन करने के लिए दिलाई जाती है, ठीक है ना, कि मैं अमुक ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री या उप मंत्री के रूप में मुझे जो कर्तव्य सौंपे गए हैं मैं ईश्वर को साक्षी मानकर भारत के संविधान की रक्षा करते हुए उनका ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूँगा। और दूसरी गोपनीयता की। गोपनीयता के प्रत्येक व्यक्ति मंत्रिमंडल के निर्णय गुप्त रखेंगे। प्रत्येक मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय को उचित समय तक गुप्त रखेंगे। तो ये हमने मंत्रिपरिषद के निर्माण, मंत्रिपरिषद के गठन, मंत्रिमंडल के आकार के बारे में अध्ययन कर लिया। तो ये बड़ा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि 4 नंबर का पूछा जाएगा कि मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में बताइए। तो फिर आपको वहाँ पर मंत्रिपरिषद गठन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तीनों विभागों के मंत्रियों, फिर मंत्रिपरिषद का आकार, कार्यकाल, शपथ, इन सभी का उल्लेख करना पड़ेगा। उसके बाद हम अगले चलते हैं, प्रधानमंत्री की भूमिका और उत्तरदायित्व की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री की भूमिका और उत्तरदायित्व, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और लोकसभा दोनों का नेता होता है, क्योंकि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। वे राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संचार यानी कड़ी के रूप में भी काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि राष्ट्रपति अगर
मैंने आपको पहले बताया था अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आपको पता है, अगर किसी मंत्री द्वारा कोई निर्णय लिया गया है और उसको मंत्रिपरिषद के सामने नहीं रखा है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सलाह देगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को निर्देश देगा कि वे उसको मंत्रिपरिषद के सामने रखवाए। तो राष्ट्रपति सीधे मंत्रिपरिषद को निर्णय नहीं देता, सीधे किसको निर्देश देता है? प्रधानमंत्री को। और यदि कोई मंत्री भी राष्ट्रपति से मिलना चाहे किसी विषय के संदर्भ में तो उनसे डायरेक्ट नहीं मिल सकता, प्रधानमंत्री की अनुमति के बाद ही मिल सकता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी के रूप में काम करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के रूप में कड़ी के रूप में काम करता है। प्रधानमंत्री का ये दायित्व है कि वे मंत्रिपरिषद में लिए गए सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराए और संघ सरकार के प्रशासन और विधायी और अन्य प्रस्तावों की जानकारी राष्ट्रपति तक पहुँचाए। तो ये अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वे संघ सरकार के विभागों से संबंधित संघ सरकार से संबंधित सूचना राष्ट्रपति को प्रेषित करें। अब प्रधानमंत्री की भूमिका उत्तरदायित्व को निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। सबसे पहले विभागों का आवंटन, क्योंकि जो काम व्यवहारिक सैद्धांतिक तौर पर राष्ट्रपति करते हैं, व्यवहारिक रूप में वो काम प्रधानमंत्री के होते हैं। तो प्रधानमंत्री अपने साथियों मंत्रियों को विभागों का आवंटन स्वयं करता है, क्योंकि वे तो लिस्ट बनाकर राष्ट्रपति को सौंपता है। इसलिए व्यवहारिक रूप में विभागों का आवंटन प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। और ये विभिन्न जो मंत्री कैबिनेट यानी सचिवालय में बैठकर काम करते हैं, इसलिए कहते हैं प्रधानमंत्री कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों विभागों के बीच समन्वय का काम भी करता है। उसके बाद हम बात करेंगे मंत्रालयों का प्रभारी। प्रधानमंत्री यद्यपि विभागों के मध्य विभिन्न मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा कर देता है, लेकिन कुछ विभाग प्रधानमंत्री अपने पास भी रखते हैं जिनको पोर्टफोलियो बोलते हैं और जिनका आवंटन अन्य मंत्रियों को नहीं किया गया है और उनकी जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री की ही होती है। उसके बाद है मंत्रिमंडल का नेता। ये प्रश्न कई बार छोटा भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है, क्योंकि वे मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट की विभिन्न बैठकों का आह्वान करता है, उनकी अध्यक्षता करता है और इन बैठकों में जितने भी निर्णय लिए जाएंगे वे प्रधानमंत्री के निर्देशन में ही लिए जाते हैं। उसके बाद हम आगे बात करेंगे संसद और कैबिनेट के मध्य कड़ी के रूप में काम करता है, या प्रश्न ये बन सकता है लोकसभा का नेता। लोकसभा का नेता तो संसद प्रधानमंत्री संसद और कैबिनेट के बीच संपर्क सूत्र के रूप में काम करता है। वह संसद में सरकार की तरफ से मुख्य प्रवक्ता होता है। वह लोकसभा का नेता भी होता है। प्रधानमंत्री का इस रूप में उत्तरदायित्व है कि वे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों की घोषणा करे। लोकसभा में संसद में प्रधानमंत्री संसद में सामान्य महत्व की बहस में हस्तक्षेप कर सकता है और अपनी नीतियों को स्पष्ट करता है। इसके अलावा वो सरकारी प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है। प्रधानमंत्री विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों, उच्च स्तरीय बैठकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न अवसरों और मुद्दों पर दूरदर्शन और रेडियो पर देश को संबोधित करता है। जैसे वर्तमान प्रधानमंत्री मन की बात में देश को संबोधित करते हैं और नीतियों का आप होता है लोगों से क्या लेते हैं, परामर्श लेते हैं, सुझाव मांगते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री है उसका बड़ा उत्तरदायित्व, बड़ी महत्वपूर्ण उसकी भूमिका है।